जो ये नारे लगाता है कि इंडियन डॉग्स गो बैक, वो इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा जो इसने शेख अब्दुल्ला ने आज से 50-60 साल पहले कश्मीर वैली में लगवाया, वो नारा आज तक जो वहाँ बच्चे पैदा होते हैं उनको वो नारा सिखाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा बेटा है, और इस देश के जो बेटे हैं जो वहाँ पे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो किसी के बेटे नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के बेटे नहीं, वो इंडिया अलायंस के बेटे नहीं। फारूक अब्दुल्ला भी तो इंडिया अलायंस का मेंबर है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस का कोई भी स्पोक्स पर्सन, वो डीएमके वाला साउथ में खड़ा होता है, बोलता है सनातन का समूल नाश करो, राहुल गांधी चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल का जवाब मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री इस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते। उदयनिधि के बयान पर राहुल गांधी ने कुछ बोला आज तक? तो गोली चलाना, हमले करना कराना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम तुम्हारे बाप हैं इन सारे मामलों में। उनको लगता है कि जैसी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही ये देश है, जैसी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही यहाँ के लोग हैं। ये गलतफहमी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारी रीच हाल के दिनों में बहुत गिरी है, उससे कुछ कारण है। 2-3 महीने से मैं नहीं आ पा रहा था चैनल पे, तो उसकी वजह से यूट्यूब ने रीच बहुत गिरा दी है। अगर आप ज़्यादा उसको लाइक करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो रीच को दोबारा रीगेन करने में आसानी होगी। आपके सहयोग से ही ये हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से एक बयान दिया है, और जैसा आपको पता होगा या जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं सूचित कर दूं कि कल पुंछ में, जम्मू कश्मीर के इलाके पुंछ में एक आतंकवादी हमला हुआ। पाकिस्तानी आतंकवादी आए और उन्होंने भारतीय वायुसेना का एक काफिला था, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। उस हमले में एक भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 5 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल है। और इस आतंकी घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। वो बयान क्या है, जरा ये बयान सुनिए। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। हमारे लोग, सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे। क्या मिलेगा? 4 जंगें हुई, 4 जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है। तो आपने ये बयान सुना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पाकिस्तान से बात कीजिए। आतंकवाद तो पाकिस्तान से आ रहा है। जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तब तक ये मसला सुलझेगा नहीं। आतंकवादी हमले तो होते जाएंगे, तो बात कीजिए। पाकिस्तान से 1947 से लेकर के 2019 तक भारतीय सरकार ने कितनी बार बात की? कितनी दर्जनों नहीं, कितनी सैकड़ों बार बात की। 1947 में यही भारत की सरकार पाकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भारत सरकार ने की कि भाई जो राज्य शामिल होना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, जो भारत के साथ होना चाहते हैं भारत के साथ हो जाएं। मैंने आज लाइव किया था, मुझे आज दोबारा आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस बयान के ऊपर मुझे आने की जरूरत थी क्योंकि मुझे आपको इनका इतिहास भी बताना है। और ये कांग्रेस पार्टी, फारूक अब्दुल्ला, और इन्होंने इस देश के साथ, आपके और मेरे साथ किया क्या है, कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया है, इस देश की आत्मा के साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ क्या किया है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए। तो आज इनकी सबकी सारी पोल पट्टी में खोलने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 47 के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनी। उस अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हुआ? 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर आतंकवादी भेज दिए। वही पुरानी टैक्टिक, अफगानिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, जो समय नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था, वहां से कबायलियों को उठाया और उन कबायलियों को कपड़े पहनाए, हथियार दिए, बेसिक आर्म्स की ट्रेनिंग दी और उनको वैली के अंदर भेज दिया। और साथ में उनके कुछ रेगुलर जो फोर्सेस के सोल्जर्स थे, पाकिस्तान आर्मी के और ऑफिसर्स, उनको भेज दिया उन पठानों के कपड़े पहना करके कि जब तक भारत की सेना कश्मीर वैली पहुंचेगी, जब तक वो कश्मीर वैली में कुछ करेगी, तब तक हम घुस जाएंगे अंदर और जा करके पूरे कश्मीर वैली के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे इन कबायलियों की मदद से। और उसको हम ये रूप दे देंगे कि भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, मुसलमानों के ऊपर जाती हो रही थी, लोकल मुसलमान खड़े हुए, उनके सपोर्ट में आसपास के मुसलमान आ गए और एक अपराइजिंग हुई। और इस अपराइजिंग के नतीजे में कश्मीर की वैली को लोगों ने इंडिपेंडेंट करा लिया, आजाद करा लिया। यह पूरा प्लान था। मैंने आज के लाइव में भी एक पुस्तक दिखाई थी, रेडर्स इन कश्मीर।
मेजर जनरल अकबर खान की लिखी हुई। वो किताब आप पढ़ें, ऑनलाइन उसका PDF भी मिल जाएगा आपको। पाकिस्तान आर्मी के तत्कालीन सेवारत जनरल थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि किस तरह से ये कबायली कश्मीर वैली में गए। कश्मीर वैली में जा करके इन्होंने कश्मीर को आज़ाद नहीं कराया, कश्मीर के लोगों की हक की आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने वहाँ जा करके कश्मीरी औरतों के रेप किए, कश्मीरी बच्चियों के रेप किए, उनके जेवर लूटे, उनकी संपत्ति लूटी, और लूट करके अब लूट तो लिया, अब लूट के वहाँ रुक तो सकते नहीं है, तो लूट के फिर वापस आना पड़ेगा। रेप कर तो लिया, अब रेप करके वहाँ रह तो नहीं सकते, तो रेप करके वापस आना पड़ेगा। तो सारे जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से पहुंच के रेप करके लूट करके वापस आ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ना मेरा दावा है, ना भारत की सरकार का दावा है, ना ये दावा किसी और का है, ये खुद मेजर जनरल अकबर खान की किताब से है। ये है वो किताब, रेडर्स इन कश्मीर। आप में से अगर किसी को दिख नहीं रही है तो उसको देख लीजिए। ये किताब जो है ये लिखी थी मेजर जनरल अकबर खान ने। इसमें ये सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई है, और उनको अफसोस है इस बात का, पाकिस्तान आर्मी को, कि इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कितना स्वर्णिम मौका था, इतना सुनहरा मौका कि अगर ये वहां रुक गए होते तो कश्मीर वैली हमारे हाथ में होती। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि ये जो पख्तून है या ये जो पठान है या ये जो अफगान है, ये जा करके वहां पे इस तरह से करेंगे, ये रेप करके और लूट करके वापस आ जाएंगे। भाई उन्होंने पिछले 800 साल से किया यही काम है, उनसे और क्या आपने उम्मीद की थी? उन्होंने और क्या करना था जा करके कश्मीर वैली में? उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टरेट की, कोई अरिथमेटिकल कोई इन्वेंशन, कोई फॉर्मूला तो इजाद नहीं किया। उन्होंने पिछले 800 साल में, 1000 साल में एक ही काम किया है। जब से वो बुद्धिज्म छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चले हैं, तब से वो एक ही काम कर रहे हैं। वहां से चलते हैं लूटते हुए, लाहौर लूटते हुए, इधर पूरा पंजाब लूटते हुए सोमनाथ तक आएंगे, और फिर सोमनाथ से या तो दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली से लूटते वापस। लुटेरे, डकैत, रेपिस्ट, जिनका इतिहास 800 साल का इसी चीज का है, उससे आपने ये उम्मीद लगाई थी पाकिस्तान आर्मी ने। आई डोंट ब्लेम यू गाइस, बिकॉज आपके पास जितनी बुद्धि तब थी उतनी बुद्धि आज है। आपको आज भी ये उम्मीद है कि ये जो आतंकवादी हमला पुंछ में हुआ है, इससे जो है कश्मीर आजाद हो जाएगा। इन टटपुंजियों, इन बिके हुए दलालों के भरोसे, जो आपके फेवर में पॉलिटिकल पार्टी बन के, पॉलिटिकल लीडर बन के घूमते हैं, फारूक अब्दुल्ला जैसे, और क्लेम करते हैं कि ये कह देते हैं, स्टेटमेंट देते, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, इनके कहने से पाकिस्तान से बात होगी। वो दिन लद गए, वो दिन जा चुके हैं, वो दिन अब नहीं आने। ये नया भारत है, नए भारत की नई सोच है, नए भारत की नई स्ट्रैटेजीज है। नया भारत कभी भी उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाएगा जो जिस रास्ते पे भारत 2014 तक चला है। ये फैंटेसी अजीब है कि 60 साल आप एक गलत फॉर्मूले पे चल रहे हैं और आपको गलत रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फिर भी आप रास्ता बदलने को तैयार नहीं है। आपको लगता है यार शायद इस बार कुछ सही आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप जूस की मशीन में ऊपर मौसम्मी डालेंगे तो जूस मौसम्मी का ही निकलेगा, अनार का नहीं निकलना। वो बात भारत को 2014 के बाद समझ में आ गई है, वो नहीं होगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, हम इसके ऊपर वापस आते हैं। फारूक अब्दुल्ला का बाप कौन था? फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला। अब इस प्रॉब्लम की, इस समस्या की जड़ में चलते हैं कि इसके मुंह से ये जो बातें निकल रही हैं ये क्यों निकल रही हैं। फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला वो पहला शख्स है कश्मीर में जिसने इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा लगाया था। भारतीय कुत्तों वापस जाओ, ये नारा फारूक अब्दुल्ला के बाप ने दिया था कश्मीर वैली में, इंडियन डॉग्स गो बैक। और नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला के साथ क्या किया था? नेहरू जी ने यह कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला को अगर सत्ता नहीं मिलती है जम्मू कश्मीर की तो मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा। नेहरू जी ने क्या किया था? अभी आए कुतर्की आएंगे अभी लौट के कि अरे उसी शेख अब्दुल्ला को नेहरू जी ने तो जेल में भी डाला। अरे जेल में तो तब डाला जब वो संभाले नहीं संभल रहा था, जेल में डालने की नौबत तो तब आई। लेकिन 1948 में महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरि सिंह वो पहले व्यक्ति थे भारतीय प्रिंसली स्टेट्स में, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया की, उसमें महाराजा हरि सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन में जाकर के ये कहा कि भारत को एक राष्ट्र होना चाहिए, सभी प्रिंसली स्टेट्स को मिलकर के एक भारत बनाना चाहिए। वो पहले व्यक्ति थे, वो भारत के पहले राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, वो भारत के पहले देशभक्त व्यक्ति थे जिन्होंने एक भारत अखंड भारत की बात की।
वो भी चाहते तो कह सकते थे कि भाई जैसे सारे प्रिंसली स्टेट्स का है कि भाई हम सारे अपना एक छोटा छोटा देश लेकर के आजाद हो जाएं, उस तरह से वो भी कह सकते थे कि, लेकिन नहीं, उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया। 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। महाराजा हरि सिंह ने उससे 12 साल पहले ये बोला कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को मिलकर के एक अखंड भारत बनाना चाहिए। उन्होंने फुल डोमिनियन की बात की, पूर्ण स्वराज की बात की, उन्होंने भारत की आजादी की बात की, स्वतंत्रता की बात की। लेकिन जब उस महाराजा हरि सिंह, जब भारत आजाद हुआ, नेहरू ने उस महाराजा हरि सिंह से साल भर मुलाकात करनी जरूरी नहीं समझी। 1947 से लेकर 48 तक, क्योंकि नेहरू को यह था कि सत्ता जो है जम्मू कश्मीर की किसी भी हालत में मुझे शेख अब्दुल्ला को ही हैंड ओवर करनी है, महाराजा हरि सिंह को नहीं देनी। दर्जनों बार मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी महाराजा हरि सिंह ने 1947 से लेकर 48 तक कि जी मैं मिलना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर के आपके साथ मिलना चाहता हूं। लेकिन नेहरू नहीं मान रहे थे। नेहरू कहे मीटिंग एक शर्त पे होगी कि पूरा जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला को हैंड ओवर होगा। और शेख अब्दुल्ला के बारे में महाराजा हरि सिंह को पता था अच्छी तरीके से, उसकी गद्दारी का पता था, उसके खून का पता था, उसके खून की गंदगी का पता था, किसने सत्ता मिलने के बाद करना क्या है। वो महाराजा हरि सिंह की ही रियासत में रहता था, उसकी सारी राजनीति उनकी रियासत में चलती थी, उसके जन्म से लेकर के मरण तक का सारा हिसाब था उसके पास। महाराजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला का भी पता था, उसके बाप का भी पता था, और इनके पूरे खानदान का पता था, उनके ये कहते हैं नस नस का, कैरेक्टर का पता था। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनकी विचारधारा ये थी कि ये राष्ट्र के लिए, ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, इस जैसे व्यक्ति को सत्ता देना सही नहीं होगा। नेहरू ने मिलना जरूरी नहीं समझा। जब 1948 में जब पाकिस्तानी ये रेडर्स आए, ये आतंकी, ये जिहादी आए खैबर पख्तूनख्वा से, उसके बाद जब वहां सेना पहुंची है, उसके बाद नेहरू ने, आप सोचिए, नेहरू ने किसके खिलाफ कार्रवाई की होगी? शेख अब्दुल्ला के खिलाफ, जो मदद की गुहार लगा रहा था पाकिस्तान से। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ, जो डीलिंग कर रहा था, नेगोशिएशन कर रहा था कि अगर हम उधर आ जाएंगे तो क्या दोगे, और इधर नेहरू से कि इधर आ जाएंगे तो क्या दोगे। नहीं, उन्होंने कार्रवाई की महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। महाराजा हरि सिंह को देश निकाला दे दिया, उनकी अपनी रियासत से, जहां के वो महाराजा थे वहां से उनको देश निकाला दे करके बंबई भेज दिया, और पेपर साइन कराया कि जब तक वो जिएंगे कभी भी लौट करके कश्मीर नहीं जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही, महाराजा का पूरा जीवन निकल गया, वो वापस कश्मीर नहीं जा सकते थे। और शेख अब्दुल्ला के साथ डील की, और शेख अब्दुल्ला के साथ डील करके उसको वहां की सत्ता दी। जब इलेक्शन का प्रोसेस आया, जीत हार का प्रोसेस आया, और हराम का पैसे का ना भाई उसके, इसका एक बहुत, उसकी जो तासीर होती है ना, वो बड़ी गर्म होती है। वो इंसान को ना छोड़ने नहीं देती खुद को, और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इजी मनी होता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं होता। तो शेख अब्दुल्ला को ये था कि यार उधर से भी ऑफर्स आ रहे थे, इधर से भी आ रहे थे। तब वो, जब नेहरू को और इंडियन स्टेट को ये लगा, और इंडियन स्टेट की यानी डीप स्टेट की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, सरकारी जो तंत्र होता है उसकी तरफ से बार बार नेहरू को कहा गया कि सर, पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है, आज़ादी मिले जो है 20 साल, मतलब 10 साल 15 साल होने को आ रहे हैं, ये आदमी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तब जाकर के शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उसके बाद नेहरू की मौत हो जाती है। नेहरू की मौत होती है तो इंदिरा गांधी आती हैं, और इंदिरा गांधी से पहले लाल बहादुर शास्त्री की राष्ट्रवाद के ऊपर किसी को कोई संशय, कोई भी संदेह नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने वो सारा ड्रामा जो नेहरू, जो सारे नखरे शेख अब्दुल्ला के नेहरू उठाते थे, और लाल बहादुर शास्त्री ने उठाने बंद कर दिए। जब उन्होंने उठाने बंद कर दिए, और उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी कुछ मामलों में अच्छी भी थी, उनको भी ये चीज समझ में आई, क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडिया का जो डीप स्टेट था वो बिल्कुल त्रस्त हो चुका था शेख अब्दुल्ला से, कि हम अब इसको और नहीं झेल सकते, हम इनको अब और नहीं पाल सकते, आपको इनको डील करना पड़ेगा। तो शेख अब्दुल्ला ने क्या किया? शेख अब्दुल्ला ने नारा लगाया, इंडियन डॉग्स गो बैक। शेख अब्दुल्ला ने नारा लगाया, प्लेबिसाइट कराओ। प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। जनता से पूछो जनता किसके साथ रहना चाहती है, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। और उस 20-25 साल में पूरी जनता को ग्रूम किया गया एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे। उस जनता के अंदर एंटी हिंदू हेट्रेड डाला गया, मौलवी बिठाए गए मस्जिदों में, उनसे तकरीरें करवाई गई। वो सिलसिला आज तक चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। वो शेख अब्दुल्ला अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को कहाँ भेजता है, सोच के देखिए।
आपके स्क्रीन पे फोटो दिखाता हूं मैं आपको, इसमें आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। इनमें 3 लोगों की जो फोटो है और इन 3 लोगों के जो नाम है वो बताने जरूरी कि ये 3 लोग कौन है। इनमें एक अमानुल्लाह खान है, एक मकबूल भट्ट है और एक व्यक्ति फारूक अब्दुल्ला है। अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट कौन है? अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाई। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसने ठीक इसके 10 साल बाद कश्मीर की घाटी में हिंदुओं का जनसंहार किया, कश्मीरी हिंदुओं के बलात्कार किए, उन माओं और बहनों को उनके पतियों और बेटों के खून में सना हुआ चावल खिलाया, माओं और बहनों का रेप करके आरा मशीन जो कि लकड़ियां, चिनार की लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल होती है, उससे चीर दिया गया। वो JKLF जिसने कश्मीर घाटी में यह नारा लगाया, रलेव गलिव ना चलेव, वो JKLF जिसका आतंकवादी यासीन मलिक था। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिसने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर की घाटी छोड़ करके जाने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि पिछले 20,000 साल से वहां रह रहे थे। वो जमीन उनकी, वो सेब के बगीचे उनके, वो खेत उनके, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चले आ रहे मकान उनके आज भी वापस लौट के नहीं जा सकते। जिनकी लिपि, उन कश्मीरी हिंदुओं की जिनकी लिपि, जिनकी भाषा, जिनकी संस्कृति इन जिहादियों के पूरे मजहब से कई हजार साल पुरानी है और वो उस मजहब की खोज होने से कई हजार साल पहले से उस घाटी में रह रहे थे, आज वो उस घाटी में लौट के नहीं जा सकते, उनको छोड़ के भागना पड़ा। वो लोग जो अपने पूरी लाइफ में कभी 5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर नहीं रहे थे, वो जम्मू और दिल्ली के रेफ्यूजी कैंपों में आकर के 45 डिग्री 50 डिग्री की टेम्परेचर्स में रहने के लिए मजबूर हो गए। और उन रेफ्यूजी कैंपों में, जिन रेफ्यूजी कैंप्स में सांप काटने से दर्जनों लोगों की मौतें हो गई, सरकार ने यह व्यवस्था दी थी उनको। मामूली बुखार की दवाइयां उनको नहीं मिली। जो वहां से बच के आए उनमें से न जाने कितने इन कैंपों में मर गए। उस JKLF के जो 2 फाउंडर्स थे, जो 2 आतंकवादी जिन्होंने JKLF की नींव रखी, अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट, उसके साथ बैठ करके एक थाली में, गौर से देखिए, फिर से दिखा रहा हूं ये फोटो, गौर से देखिए, एक थाली में बैठ के ये शख्स खाना खा रहा है। और ये फोटो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 1974 की फोटो है ये। आप इस शख्स को इसी कांग्रेसी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, इसके बाप को पाला पोसा, फिर इसको पाला पोसा। यह है कांग्रेस का इतिहास। योगी आदित्यनाथ ने इसके ऊपर एक बयान दिया, फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के ऊपर, वो बयान भी आप सुनिए। इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। और आपको समझ में आएगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इतिहास है, ये इंडी अलायंस और ये कांग्रेस पार्टी, ये इनका इतिहास है। ये इस तरह के देशद्रोही गद्दारों को पालने का और इस देश के सर के ऊपर बिठाने का इनका इतिहास है। ये महाराजा हरि सिंह जैसे राष्ट्रवादी को देश निकाला देते हैं। ये शेख अब्दुल्ला जैसे, इसी फारूक अब्दुल्ला के बाप शेख अब्दुल्ला को सर पे बिठाते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करता है, जो जनमत संग्रह की बात करता है, रेफरेंडम की बात करता है, जो ये नारे लगाता है कि इंडियन डॉग्स गो बैक। वो इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा जो इसने, शेख अब्दुल्ला ने आज से 50-60 साल पहले कश्मीर वैली में लगवाया, वो नारा आज तक जो वहां बच्चे पैदा होते हैं उनको वो नारा सिखाया जा रहा है। ये कंट्रीब्यूशन है अब्दुल्ला फैमिली की इस देश के लिए। और ये कहता है पाकिस्तान से बात करो। आज शेख अब्दुल्ला के बेटे को अगर कोई शख्स गोली मार के चला जाए तो क्या फारूक अब्दुल्ला ये बोलेगा कि जी मैं कार्रवाई नहीं चाहता हूं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं? आज भगवान न करे कोई उमर अब्दुल्ला को कोई गोली मार के चला जाए तो शेख अब्दुल्ला का यही स्टेटमेंट आएगा, तुम्हारा बेटा बेटा है। और इस देश के जो बेटे हैं जो वहां पे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो किसी के बेटे नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के बेटे नहीं, वो इंडी अलायंस के बेटे नहीं। फारूक अब्दुल्ला भी तो इंडी अलायंस का मेंबर है। कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस का कोई भी स्पोक्स पर्सन
वो डीएमके वाला साउथ में खड़ा होता है, बोलता है सनातन का समूल नाश करो, राहुल गांधी चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल का जवाब मांगते हैं, इनको शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री इस पे नहीं बोलते, उस पे नहीं बोलते। उदयनिधि के बयान पे राहुल गांधी ने कुछ बोला आज तक? ये फारूक अब्दुल्ला के बयान पे कुछ बोलेंगे? ये आपके घर का बेटा मरे तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपके घर की बेटी चली जाए, रुबैया मुफ्ती, तो इस देश का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसने उठा करके आतंकवादी दे दिए। छोड़ दो सारे आतंकवादी, बेटी खुद किडनैप करवाई आतंकवादियों के हाथों और गृह मंत्री के तौर पे सारे आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दे दिया। ये इस देश के साथ होता रहा है। और ये दूसरों से सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि देश हम बचाएंगे। भाजपा देश को कमजोर कर रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है। आतंकवादियों के साथ बातचीत करना सांप्रदायिकता नहीं है, आतंकवादियों के सामने सरेंडर करना सांप्रदायिकता नहीं है। इससे ज्यादा क्या सांप्रदायिक हो सकता है कि धर्म के आधार पे ब्लैकमेल कर रहे एक देश, एक संगठन के सामने आप घुटने टेक दें? क्यों? क्योंकि वो आतंकी हमला कर देगा, क्योंकि वो गोली मार देगा। गोली चलाना सिर्फ उनको नहीं आता है, गोली चलाना हमें भी आता है। और हमने दिखाया है इनको कि गोली चलाई कैसे जाती है। हमने 48 में भी दिखाया, 71 में भी दिखाया जब बांग्लादेश बनाया, हमने इनको कारगिल में भी दिखाया, हमने इनको बालाकोट में भी दिखाया, हमने इनको उरी में भी दिखाया। और अननोन गनमैन की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो टॉपिक ही एकदम अलग है। तो गोली चलाना, हमले करना कराना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम तुम्हारे बाप हैं इन सारे मामलों में। जितना मुल्क लेके आजाद हुए थे उसका आधा भी नहीं रह गया है, 45% ही बचा है। और उसका भी 45% अलग होने के लिए बैठा है बलूचिस्तान में। उस 45% का भी 45% जिस दिन निकल गया उस दिन खाली पंजाब बचेगा, हिलाते रहना बैठ के। ये सारे के सारे जब भी कोई घटना होती है, बात करो पाकिस्तान से, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जो होना चाहिए शांतिपूर्ण, जो होगा शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सेना को पता है ये जो मार के भागे हैं इनकी पूरी शेल्फ लाइफ 72 घंटे से 1 घंटे ऊपर, ये इनकी टोटल शेल्फ लाइफ है। इससे ज्यादा नहीं जिएंगे। डेटा उठा के देख लें, कश्मीर वैली में जो आतंकवादी सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहा है वो 6 महीने है। जो बड़ा बड़ा एरिया कमांडर, सेक्टर कमांडर, और वो तो खत्म हो गया सिस्टम। अब तो कोई एरिया कमांडर, सेक्टर कमांडर होते ही नहीं, सारे मार दिए। ऑपरेशन ऑल आउट हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, उसके बाद सारे मार दिए। अब कोई एरिया कमांडर, सेक्टर कमांडर नहीं है वहां। इनको सबसे मिलना है, इनको सबके साथ बातचीत करनी है, इनसे भी बात होनी चाहिए, उनसे भी बात होनी चाहिए। पाकिस्तान से भी बात करो, लश्कर तैयबा से भी करो, जैश ए मोहम्मद से भी करो, अफगान तालिबान से भी करो, टीटीपी से भी करो, सबसे बातचीत करो। सबको बुलाओ अपने घर में, सबको बिठाओ, बढ़िया दीवान लगाओ, उसके ऊपर खाना लगाओ, इनके साथ बातचीत करो। वो तुम्हारे बच्चों को मारे और इनको बुला के तुम दावत दो, क्योंकि ये खुद वही काम करते रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री कार्यालय में कहाँ नहीं बुलाया? बुला करके हाथ मिलाते थे, गिफ्ट देते थे, गिफ्ट लेते थे। कभी स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के परिवार से नहीं मिले। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, जिनको 1990 में इसी यासीन मलिक ने गोली मारी और बीबीसी के प्रोग्राम में बैठ करके कबूल किया हार्ड टॉक में कि रवि खन्ना को भी मैंने ही गोली मारी और जो बाकी 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनको भी मैंने ही गोली मारी थी। बीबीसी पे बैठ करके लाइव प्रोग्राम में उसने एडमिट किया। कभी स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के परिवार से भी मिल लेते, कभी उनको भी प्रधानमंत्री आवास में बुला लेते, कार्यालय में बुला लेते। उनको नहीं बुलाएंगे। बुलाएंगे किसको? यासीन मलिक को। और उसके बाद पूछेंगे कि भाई आप सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं? भाई आप एक ही धर्म के जो चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो मतलब अफजल गुरु हो, कोई भी हो, याकूब मेमन हो, मतलब मैं किसका नाम लूं, आप सभी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आप इन्हीं को बुलाते हैं। आपको यही दिखाई ही देते हैं। आपको सिर्फ जिहादी दिखाई देते हैं। आपको सिर्फ जिहादियों के साथ बात करनी होती है। आपको सिर्फ जिहादियों को होस्ट करना होता है, सिर्फ उनको खाना खिलाना होता है। कभी जो लोग शहीद होते हैं, जो इस देश के लिए अपनी जान बलिदान करते हैं, कभी उनके परिवार को बुलाया तो होता, कभी उनके साथ भी कोई फोटो खिंचाई होती प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो हम आपसे ये बात नहीं करते। आप खुद एक तरफा सांप्रदायिक माहौल आपने खुद बनाया हुआ है और आप दूसरों को सांप्रदायिक बताते हैं। आपका इलाज और पाकिस्तान का इलाज एक ही है। जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी डीप स्टेट को सपोर्ट करते हैं, उसके एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, उसके नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के आतंकवादी घटनाएं करके भारतीय देश को झुका करके इस राष्ट्र को बातचीत के लिए मजबूर करना चाहते हैं, इन सब की दवाई एक है। ये जो राष्ट्र है ये 5000 साल से यहीं पे है। पिछले 2000 साल से विभिन्न प्रकार के आक्रमण भी झेल रहा है, विभिन्न प्रकार के आक्रांताओं को भी सामना कर रहा है। ये जो राष्ट्र है ये पिछले 50,000 साल से यही है।
ये कहीं नहीं जा रहा। 1000 साल इस्लामी जिहाद भी झेल लिया, 200 साल का ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली उपनिवेशवाद भी झेल लिया। भारत ने सब कुछ झेल लिया है और भारत सरवाइव किया है, झुका किसी के सामने नहीं है और चैन से बैठने कभी किसी को नहीं दिया, वो चाहे मुगल रहे हों चाहे अंग्रेज रहे हों। इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के भगत सिंह तक लोग पैदा होते रहे हैं, खड़े होते रहे हैं। और मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी क्यों कहूँ, मुझे तो शुरुआत बप्पा रावल से करनी चाहिए, आज से 1000 साल पहले से। ये देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो इतनी कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को देख करके कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिहेव करती है, उसको देख करके इस देश के चरित्र का आकलन करना, यही सबसे बड़ी पाकिस्तान की भूल रही है हमेशा। उनको लगता है कि जैसी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही ये देश है, जैसी कांग्रेस पार्टी है वैसे ही यहाँ के लोग हैं। ये गलतफहमी है और उसी गलतफहमी का खामियाजा ये 2014 से भुगत रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार्टी हटी है, इनको लग पता गया है, इनको समझ में आ गया है कि भारत चीज क्या है और ये कर क्या सकता है, और अपनी आई पे आ जाए तो किस लेवल तक जा सकता है, और एस्केलेशन के तो किसी भी लेडर पर चढ़ने को तैयार है। याद है ना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के तब के पाकिस्तानी सांसद ने कहा था कि जनरल बाजवा कमरे में आए और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर जो है शाह महमूद कुरैशी भी थे। ये ऑन द रिकॉर्ड है। इजाजत दें, मैं कहना चाहूंगा, मुराद सईद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया। दोनों टांगे कांप रही थी और माथे पे पसीने थे और कहा कि अभिनंदन को छोड़ दो, वरना भारत रात के 9 बजे जो है रॉकेट से हमला करने वाला है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये स्टेटमेंट दिया गया, ऑन रिकॉर्ड है। भारत का आकलन कांग्रेस पार्टी को देख के ना करे, और जो देखने वाले हैं, आपको फिर से कह रहा हूं, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ये जो लोगों के दिमाग में भ्रम डाले जा रहे हैं, तरह तरह के कुतर्क डाले जा रहे हैं, भ्रांतियां डाली जा रही हैं, उनके सामने ये चीज आनी चाहिए कि ये लोग हैं कौन, ये फारूक अब्दुल्ला, ये इंडी अलायंस वाले, ये सारे कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, इन्होंने देश साथ क्या किया है, आपके अपने समाज के साथ क्या किया है। ये नया नया फॉर्मूला लेके आते हैं सामाजिक न्याय का। आर्टिकल 370 और 35A के रहते हुए वाल्मीकि समाज के लोग जो कि दलित समुदाय से आते हैं, जो कश्मीर में पिछले 70 साल से 100 साल से 150 साल से वहां रह रहे थे, कश्मीर वैली में, वो कश्मीर की नागरिकता ले सकते थे और स्वीपर के अलावा, जमादार के अलावा, स्वीपर के अलावा कोई काम नहीं कर सकते थे। ये कश्मीर का संविधान था। कश्मीर का संविधान ये था कि जो वाल्मीकि समाज का आदमी है, ये सिर्फ और सिर्फ स्वीपर का काम करेगा, क्योंकि कश्मीरी तो एलिट है, क्योंकि जो कश्मीरी मुसलमान है वो तो एलिट है, वो स्वीपर का काम तो कर नहीं सकता। तो वाल्मीकि समाज को लाया गया पंजाब से, और संविधान में यह डाला गया कि वाल्मीकि समाज का आदमी सिर्फ और सिर्फ स्वीपर का काम करेगा। सोचिए, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं ये इंडी अलायंस वाले, ये दलितों के अधिकार की बात करते हैं, ये पिछड़ों के अधिकार की बात करते हैं, और लोगों को भरमाया जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि लोगों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उनको पता चले कि इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा कश्मीर की घाटी में लगाया किसने पहली बार। लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की जो सबसे पहली आतंकवादी संगठन जो कश्मीर वैली में बना, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार किया और लाखों की तादाद में उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया,
वो JKLF बनाने वाले अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट के साथ 1974 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक थाली में बैठ के खाना खाने वाले का नाम क्या था? उसका नाम था फारूक अब्दुल्ला। लोगों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको मालूम चले कि महाराजा हरि सिंह, जो कि इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी राजा थे, 1930 में उन्होंने ये अपील की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, भारत की आज़ादी की आवाज़ उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में उठाई जा करके, और कहा कि भारत के सारे प्रिंसिपल स्टेट्स को जो है मिल करके एक भारत, एक अखंड भारत बनाना चाहिए। उसको देश निकाला दे दिया नेहरू ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि शेख अब्दुल्ला गद्दी पे बैठे जम्मू कश्मीर में। 1 साल तक उस महाराजा हरि सिंह से को समय तक नहीं दिया मीटिंग करने के लिए, तब तक नहीं दिया जब तक पाकिस्तान से हमलावर नहीं आ गए, कबायली नहीं आ गए। ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनका झूठ बेनकाब हो। ये ध्रुव राठी जैसे, और ये प्रशांत भूषण, मैं देख रहा था प्रशांत भूषण उसके वीडियोस शेयर कर रहा था कि लव जिहाद के ऊपर, कि देखें लव जिहाद की हकीकत क्या है। ध्रुव राठी का ये वीडियो, ये उसने ट्वीट किया है प्रशांत भूषण ने। इनका इकोसिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करता है। मैं झूठ बोलूंगा, तुम सारे सपोर्ट करोगे, तुम झूठ बोलोगे, हम सारे सपोर्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा थ्योरी इसी पे चल रही है और काफी हद तक कामयाब हो रही है। युवाओं को गुमराह करने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। यही प्रशांत भूषण है, इसने भी वही नारा लगाया जो शेख अब्दुल्ला ने लगाया था कि रेफरेंडम कराओ। आपको याद होगा, जिसके बाद इनको, इनकी खातिरदारी जो इनके चेंबर में पहुंच करके कुछ 3-4 युवाओं ने अच्छे से की थी। तो कहा था रेफरेंडम करा लें, अगर वहां के लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको आजाद कर दें। तो उसको आजादी दी थी वहां लोगों ने पहुंच के, 3-4 युवाओं ने। इस मानसिकता के लोग हैं, ये रेफरेंडम मांगने वाले लोग हैं, शेख अब्दुल्ला की मानसिकता के लोग हैं। ये इनकी जो पूरी कोटरी है ना, ये उन्हीं लोगों की है। ये आपको लच्छेदार हिंदी, लच्छेदार भोजपुरी, लच्छेदार विभिन्न भाषाओं में आपको बातें समझाते हैं और आप समझ जाते हैं, क्योंकि वेरीफाई कोई नहीं करता, चेक करने कोई नहीं जाता है। जब भिंडरा वाले वहां पे कब्जा करके बैठा हुआ था गोल्डन टेम्पल में, तो कांग्रेस पार्टी ने उससे बातचीत करने के लिए किसे भेजा था? भिंडरा वाले को। उससे बातचीत करने कौन गया था? फारूक अब्दुल्ला गया था। वीडियो चला रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं आपको, वीडियो एविडेंस मौजूद है। गोल्डन टेम्पल में जाकर के भिंडरा वाले से मुलाकात करके उससे बातचीत कर रहा था ये शख्स। क्या बातचीत कर रहा था? आप बताया आकर के जनता के सामने। किसका मैसेज लेके गया था? अपना मैसेज, सरकार का मैसेज, या उधर की सरकार का मैसेज? बताया आकर के, हमारा देश है, हमारा देश है, कश्मीर हमारा है, ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा देश पाकिस्तान ही है। क्योंकि तुम्हारे बाप की, तुम्हारे जैसे जितना ये तो तुम्हारा पूरा क्लैन है, तुम्हारे डीएनए के जितने लोग भी वैली में हैं, उन सब का असली घर पाकिस्तान है, जहां तुम कभी नहीं जाओगे, वहां कभी नहीं जाओगे। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें देने के लिए उन भिखारियों के पास कुछ नहीं है, खुद को खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है, वो तुम्हें क्या देंगे? इसलिए वहां नहीं जाओगे। बस वहां से पैसे चाहिए, वहां से पैसे आ जाए, वहां से कुछ प्रॉपर्टी, कहीं यूके में, यूएस में बढ़िया प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई फार्म हाउस मिल जाए, यही सारा का सारा, ये इनकी हकीकत है। मैं आज का वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी हकीकत है। इन चीजों को याद रखिए, सतर्क रहिए। जो हकीकत बताई है मैंने, इस हकीकत को याद रखिएगा और लोगों के साथ बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए उनके साथ, और लाइक कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी के साथ कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।